आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कल राज्यों के पुनर्गठन तक पढ़ा गया था। अब अगला जो सवाल आ रहा है वो नागरिकता चैप्टर से आ रहा है। चलिए देखते हैं। इसका पहला सवाल है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो यह है भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लिखित हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? रिपीटेड सवाल है। भाग 2 में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यह 5 से 11 तक में। संविधान के नियम में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है भारत में? एकल नागरिकता कहते हैं, यानी कि केवल देश की नागरिकता होगी, राज्यों की नागरिकता अलग से नहीं होगी। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्यों की अलग और संघ की अलग। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किससे? भारतीय बैंक में धन जमा करके। जन्म से मिल सकता है, देशीकरण से मिल सकता है, किसी भूभाग के सम्मेलन से मिल सकता है। अगला है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, कथन दिया गया है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे। दूसरा है स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता प्राप्त करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तीसरा है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। और चौथा है सरकार की आलोचना करता है। तो ये तो गलत है, ये 1, 2, 3 सही है। अगला कथन है, कथन पर विचार करना है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है। दूसरा कथन है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा है कि जिस व्यक्ति को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये केवल एक सही है। जन्म से नागरिक होने वाला कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका वगैरह में, भारत में इस ढंग का कुछ नहीं है। और संसद से नागरिकता छीनी भी जा सकती है, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, यानी कि योग्य नहीं है? तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, वे अर्ह नहीं रहेंगे। बाकी एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, ये मिल सकता है इसको। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु अपने पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक रहे हैं, इन सबको नागरिकता मिल सकती है। ये पूरा डिटेल आप नोट्स में पढ़ चुके हैं, आपके क्लास में पढ़ाया जा चुका है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371I अंतर्विष्ट किए गए। दूसरा है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य है किंतु नागरिकता इकहरी है। कोई भी व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें केवल एक सही है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है कि किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो यह है USA। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? संसद। अगला है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताना होगा? तो यह है 7 वर्ष। किसके तहत? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। देखिए इसमें लिखा है नागरिकता अधिनियम 1955 में कि पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लिखित है। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे है? ये संसद को प्राप्त है। संसद विकल्प में ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? ये 11 दिसंबर
2019 को राज्यसभा से पारित किया गया था और राष्ट्रपति ने इसे 12 दिसंबर 2019 को मान्यता दी और 10 जनवरी से यह लागू हो गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। ये तीनों डेट आपको याद रहने चाहिए। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया और 10 जनवरी से इसको लागू कर दिया गया 2020 में। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो यह है 11 दिसंबर 2019 को। अगला चैप्टर है मूल अधिकार का। इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? यह है शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण का मतलब होता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का स्वतंत्र वजूद होना, तीनों को एक दूसरे को बैलेंस करना। तो ये शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। और शक्तियों का विभाजन का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा हुआ है, उसको कहते हैं शक्ति का विभाजन और यह है शक्ति का पृथक्करण। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये सही है, बाकी गलत है, तो गलत को पढ़ना ही नहीं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? यह है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है, ये मूल अधिकारों को कहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, संविधान सभा में कहा था। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग। वाद योग का मतलब उसको लागू करने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, और अवाद योग का मतलब होता है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, जैसे नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल कर्तव्य हैं, इसको लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, उसी को अवाद योग कहा जाता है। अगला है कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। कौन सा? यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। कौन सा सही है? तो 1, 4 और 5, यानी कि संविधान में उल्लिखित होता है तब, और यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है तब, और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये तीनों जब हों तब मूल अधिकार कहा जाएगा। अगला सवाल है मौलिक अधिकार क्या है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये सही है। बाकी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, ये गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर हो सकता है, ये भी गलत है। और कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। अगला है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा है कि यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। और तीसरा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। और चौथा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ये चौथा गलत है, उसी की भांति है, ये उसी से लिया ही गया है। तो ये 1, 2, 3 सही है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद / राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 यह प्रावधान में यह प्रावधान है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये बाकी पढ़ने में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये अनुच्छेद 13 ही समझिए कि ये विधि शून्य घोषित हो जाता है। ये अनुच्छेद 13 के तहत ही विधि शून्य होता है। अगला है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? यह है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समता का अधिकार कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। ये सारे अनुच्छेद हैं। 14 में विधि के समक्ष समता, 15 में
धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद, 16 में नियोजन में अवसर की समता, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। समता का अधिकार संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो ये आप देखें हैं 14 से 18 तक में, तो ये 14, 15, 16, 13 में नहीं है, तो पुट आंसर दे दीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 14 का। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। अगला है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, इसके तहत समता का अधिकार 14 से 18 तक में है। अगला है मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन, इसके तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, इसको व्याख्या में देख लें। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। यह संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। ये याद रखिए। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो यह है अनुच्छेद 15(5) में SC, ST और OBC वगैरह सभी के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है 15(5) में। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4). 15(4) और 16(4) के प्रावधान के अनुसार OBC के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंड 15(6) और 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये सामान्य वर्ग को जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है उसका है, इसको याद रखिएगा। 15(6) और 16(6) ये पूछा जा सकता है। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? अवसर की समानता का, तो यह अनुच्छेद 16(1) और 16(2). 16(1) और 2 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। अगला है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता नहीं है, कानून के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता है, अवसर की समानता है, आर्थिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला है कथन कारण पे है कि कथन है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ये दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी हैं। इसी के आधार पर आरक्षण दिया गया है। यानी कि असमानता, जैसे दो प्रकार के विचार हैं, आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधियों के जो विचार होते हैं, आरक्षण समर्थक कहेंगे कि ये आरक्षण से असमानता फैलती है, और जो आरक्षण विरोधी होते हैं वो कहते हैं कि इससे असमानता फैलेगी। और आरक्षण समर्थक होंगे तो वो जो वास्तविक स्थिति है वो यही है कि असमानता पहले से थी, उसको समाप्त करने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसलिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का
मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया। यह है ABC को मिलाकर, ये ABC क्या है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, यानी कि समाजवादी शब्द को 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने पर समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद में 1982 में निर्धारित किया था। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय ने, वही सवाल रिपीट हो रहा है, 14 और 16, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? यह अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ये अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? रिपीट हो रहा है, वही बार बार छुआछूत का उन्मूलन भी कहे तब भी अनुच्छेद 17। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 17 के तहत। अगला सवाल है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? यह है समता का अधिकार। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो यह है कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। अस्पृश्यता के समापन का नौकरी लेने देने से संबंध नहीं है। अगला है कि कथन कारण है। कथन है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। कौन सा कथन सही है? तो ए और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी करते हैं, यही है। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो इसमें देख लें कि दिए गए अनुच्छेद में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15 और 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए। तो इस तरीके से इस सवाल का जवाब स्पष्ट दिया नहीं जा सकता। अगला है कि संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, 19 से लेकर 22 तक। इस सवाल में अगर आप देखें तो अनुच्छेद 19 को ही आंसर, इस टाइप के सवाल आएंगे तो 14 से 18 तक में समता का अधिकार है, इसलिए 19 को आप बाहर कर सकते हैं, उससे अलग है, इसलिए ऑप्शन इसका क्वेश्चन सही है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद में कौन सा है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 19, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको कहते हैं। भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 19, प्रेस की ही स्वतंत्रता पूछा जा रहा है, तो ये अनुच्छेद 19(1)(a) यानी 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान कह सकते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किससे है? अनुच्छेद 19(1)(a) में उल्लिखित है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना इसके तहत अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति का प्रतीक है। अगला, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? यह घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। बाकी शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। ये तीनों सही हैं, ये नहीं आता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर
प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, यह अवांछनीय आलोचना के आधार पर। अगला है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट अफसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात इच्छानुसार कहीं भी और कभी भी जाने का अधिकार देता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। ये दोनों वाद याद रखिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते रहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो ये आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तीनों हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? यह है एकांतता का अधिकार, निजता का अधिकार जिसको कहते हैं, एकांतता का अधिकार। 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर। अगला सवाल है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थित होता है, यानी अर्थ निकलता है किससे? सी है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। ठीक, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत रूप में संरक्षित। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 21। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 में के दायरे में नहीं आता है? तो यह मृत्युदंड नहीं आता। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। तो जगमोहन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इंकार कर दिया। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपात तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। अगला है उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? यह है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। अगला है कि 6 से 14 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसके तहत? मूल अधिकार है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है कि संवैधानिक अधिकार? तो ये व्याख्या देख लें। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों के आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। कहां से कहां पहुंच गए? तो शिक्षा का अधिकार किसके तहत है? मूल अधिकार के तहत। आगे देखें। अगला है कि भारतीय संविधान में
संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून जो था वो। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष वाला। कथन और कारण है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो ये दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी हैं। अगला है कि 3 कथन दिए गए हैं, इनमें सही उत्तर कौन कौन सा है? पहला है कि मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत क्या क्या है क्या नहीं है। तो मानव देह के व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। इनमें से शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण किसमें हो रहा है? तो ये कारखानों और वाले में, और देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी जिसे कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 में जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध कहाँ है? कैसा निषेध है ये? पूर्ण निषेध। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 24। यही रिपीटेड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24। बाल अधिकार की सुरक्षा, अनुच्छेद 24। अगला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्व अभिशंसन का मतलब स्वीकारोक्ति। यहाँ हम स्वीकारोक्ति, जैसे कि कोई अपराध है जिसको स्वीकार कर लिया हो, दोनों चीजें। अगला, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यही ऊपर का सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20(3) में। अगला है कि किस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है? 22(2) सुमेलित नहीं है। 22(2) में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ये है ऑप्शन, इसलिए ये गलत है। सही क्या है? तो अनुच्छेद 22(1) में स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार है। 22(4) में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई भी विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। और अनुच्छेद 22(1) में ही गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण निवारक निरोध के तहत 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अगला है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए रखा जा सकता है 3 माह के लिए, वही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है कि कथन कह रहा है कि कौन सा सही है। पहला है कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता है, ये मिसप्रिंट है। दूसरा कथन है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों को के अपने नियम है। केवल 2 सही है, पहला गलत है, चाहे जो ऑप्शन में हो। ये आधा अधूरा क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है क्या? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, राज्यों को
सामाजिक सुधारक विधि निर्माण का अधिकार और धार्मिक निकाय के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार ये नहीं है, बाकी 1, 2, 3 है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित है? तो ये बौद्ध, जैन और सिख सम्मिलित हैं, पारसी नहीं है। तो हिंदू के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख सब हिंदू में आते हैं। अगला है अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानववाद के अधीन नहीं है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने का है, अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। अगला है कि अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का क्या प्रतिबंध लगाया गया है? ये लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, यही जो व्याख्या है उसी के तहत ये क्वेश्चन है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये 29 सुमेलित नहीं, बाकी अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध और 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 29 में क्या है? तो 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित। अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 31 सुमेलित नहीं है, 32 में संवैधानिक उपचार है, 29 में अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार हितों की रक्षा है और मानव के दुर्व्यापार वाला अनुच्छेद 23 है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार होगा? अनुच्छेद 30। अगला है कि कथन और कारण दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। कारण है कि संविधान कई भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह है न्यायपालिका। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायालय। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ये गलत है, ये न्यायालय है। बाकी जो सही है वो है कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया और के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। अगला है कि निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है? ये मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये बताए थे जब उद्देशिका बता रहे थे कि जब अंबेडकर न रहे ऑप्शन में तो उद्देशिका को आत्मा कहेंगे और अंबेडकर ऑप्शन में रहे तो ऑप्शन क्या क्वेश्चन में रहे तो संवैधानिक उपचार का अधिकार आत्मा होगा। अगला है कि कथन और कारण पर विचार करना है। कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। कारण है कि 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो ये दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? अनुच्छेद 32। अगला है कि निम्न में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता का यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी बंदी बना के नहीं रख सकते। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट? यह है हैबियस कॉर्पस, वही बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको कहते हैं। सुमेलित कीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये सीधे सीधे आंसर देख लें। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, ये कहता है। परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध यानी अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा मतलब पूछा जा रहा है किस अधिकार से, यानी कि ये पांचों रिट काफी महत्वपूर्ण है, ये किसी भी तरीके से एग्जाम में आते रहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी को हम बिना कारण के बंदी नहीं बना सकते। परमादेश का मतलब है कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो न्यायालय आदेश देता है कि वो काम करे। और प्रतिषेध का मतलब अधीनस्थ न्यायालय का लेख, अधीनस्थ न्यायालय से जो भी चीजें हैं, कोई कार्य वहां चल रहा होता है तो प्रतिषेध का मतलब है रोक लगाना चलती हुई कार्रवाई पर। उत्प्रेषण का मतलब पूर्णतया सूचित कीजिए, यानी कि न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों को लेकर के ये दोनों आदेश होते हैं, तो ये रिट होते हैं। पूर्णतया सूचित कीजिए यानी अधीनस्थ न्यायालय को बताते हैं कि मुझे बताएं कि आप किस अधिकार से आप ये सुनवाई कर रहे थे, अगर मूल अधिकार उसमें छुपा हुआ है तो। और अधिकार परीक्षा का मतलब है कि किसी अधिकारी से ये पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं, अब अगर वो अधिकार से बाहर जाकर के काम करता है तो ये था बंदी प्रत्यक्षीकरण। 100 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। अगले वीडियो में 101 से फिर से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।